स्टार्ट है। हेलो ऑफिसर्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है अंकित सिंह और आज हम सभी लोग जनरल साइंस की बेसिक को समझेंगे। हम समझेंगे कि साइंस में कॉमन मिनिमम क्या होता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कोई भी जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो सबसे पहले उसकी नींव बनाई जाती है, उसकी आधार को बनाया जाता है। और ये बोला भी जाता है कि नींव जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, कोई बिल्डिंग उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट में हम लोग बेसिक बातों पर खूब अच्छे से ध्यान रखते हैं और ये समझते हैं कि सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और उस सब्जेक्ट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाने वाले हैं, तो हमारे पास एक बेहतर नॉलेज होती है और किसी भी क्वेश्चन को आसानी से टैकल किया जा सकता है। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों, ये जो कारवा आगे बढ़ रहा है, ये जो कार्य योजना आगे चल रही है, ये पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ चलती रहेगी। बस आपके साथ, आपके प्यार, आपके विश्वास की आवश्यकता होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप सही दिशा में हमारे साथ प्रयास करेंगे तो अपनी मंजिल तक आप लोग जरूर पहुंचेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग विज्ञान का परिचय, जैसे कोई नया मेहमान आता है हमारे घर में तो सबसे पहले क्या होता है, उससे हम लोग परिचित होते हैं ना, उसका परिचय लेते हैं और अपने आप को उससे परिचित कराते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले कि साइंस क्या है। देखिए, अगर बात करें दोस्तों साइंस की, साइंस एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड वो कौन सा है? सिंटिया। क्या पढ़ेंगे इसे? सिंटिया आप लोग पढ़ेंगे। सिंटिया की मीनिंग क्या होती है? सिंटिया की मीनिंग होती है टू नो या नॉलेज। टू नो या नॉलेज। हिंदी में अगर बात करें तो अर्थ हो जाएगा यहां पे जानना। जानना, या हम कह सकते हैं दोस्तों जानकारी प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त करना। तो यहां से हम डेफिनेशन दे सकते हैं साइंस की। वो डेफिनेशन कैसे हो सकती है? आप ये कह सकते हैं किसी भी चीज के बारे में जानना अथवा जानकारी को प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है, साइंस कहलाता है। ठीक। अब देखिएगा, यहां पर जैसे हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान, विज्ञान जो हिंदी वर्ड इस प्रकार से हम लोग प्रोनाउंस करते हैं दोस्तों, इसका मतलब भी एक बार आप लोग समझ लीजिएगा, इसका अर्थ भी आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, हिंदी में एक टॉपिक आप लोग पढ़ते रहे होंगे ना, संधि विच्छेद। जब आप लोग संधि विच्छेद को पढ़ते होंगे तो हाँ बताया जाता होगा कि कोई भी अगर शब्द दिया रहता है तो उसको तोड़ा जाता है ना। तो यहाँ पर भी हम दो भागों में इसको तोड़ रहे हैं। एक शब्द यहाँ पर हमारा वी का आता है, दूसरा हमारा शब्द हो जाता है ज्ञान का। ठीक है ना। यहां पर वी का अर्थ क्या निकल के आएगा? विशेष। वी का अर्थ निकल के आएगा साथियों विशेष, और ज्ञान का मतलब यहां पर ज्ञान ही है। यानी कि इस प्रकार से एक अगली परिभाषा, एक नई परिभाषा हम दे सकते हैं विज्ञान की। विशेष ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। अब जिन बड़े बड़े शब्दों को आप लोग रटते रहे होंगे विज्ञान की परिभाषा में, जैसे क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, अगर उन शब्दों को भी यहाँ पर शामिल कर लिया जाए तो हम विज्ञान की और भी बेहतर परिभाषा दे सकते हैं। जैसे किसी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। यानी कि सिस्टमैटिक स्टडी को ही हम क्या कह देते हैं? विज्ञान। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे रात में जब आपने आसमान को देखा होगा तो आपके मन में एक कौतूहल, एक जिज्ञासा आती होगी, ये ढेर सारे जो तारे हैं, जो स्टार्स हैं, इसमें लाइट कहाँ से आती होगी? ये किस प्रकार से जगमगाते हुए हमें दिखाई देते हैं? जब तक आप ये सोच रहे हैं हाँ ये तारे हैं,
ये आसमान में देखे जा रहे हैं, ठीक है, तब तक तो आप केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और जब यहां तक आप सोच लेते हैं कि ये तारे हैं, ये इतने चमकते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, जब क्वेश्चन यानी कि जब किसी लॉजिक की बात करते हैं, वाई, ये शब्द इसका मीनिंग आप ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो वो जो अर्थ, वो जो ज्ञान, वो जो नॉलेज आपको मिलती है, वो एक्चुअली में क्या हो जाती है, स्पेशल नॉलेज हो जाती है। तो जब आप डिटेल में समझते हैं, जब आप पढ़ते हैं, तब आपको जानकारी मिलती है, क्या मिलती है, ये जो तारे हैं, इसमें एक प्रकार की अभिक्रिया यानी कि एक प्रकार का रिएक्शन हो रहा है। उस रिएक्शन को केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की भाषा में कहा जाता है नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। हम समझेंगे डिटेल में, केमिस्ट्री की जब क्लासेज अपनी लगेंगी तो हम आपको डिटेल में समझाएंगे इन चीज़ों को। नाभिकीय संलयन जो मैंने बोला इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये क्या है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, दो छोटे मॉलिक्यूल, दो हल्के जो आपके मॉलिक्यूल हैं, अणु होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर यानी कि बहुत ही ज़्यादा तापमान और बहुत ही ज़्यादा दबाव पर आपस में जुड़कर एक बड़े परमाणु का, एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेते हैं। और जब ये होता है साथियों, तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, एनर्जी हमारी रिलीज होती है। क्या होती है, बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी साथियों रिलीज होती है। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो फिर वही एनर्जी क्या बन जाती है, तारों के पास उनके प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का कारण बन जाती है। तो जब यहां तक आप पहुंचते हैं तो आप समझ पाते हैं कि हाँ, तारों के पास, स्टार्स के पास जो लाइट आ रही है, उनकी जो एनर्जी है, वो एक्चुअली में एक रिएक्शन के माध्यम से आ रही है। ये जानकारी एक्चुअल में आपका क्या हो रही है, स्पेशल नॉलेज हो रही है। यानी कि स्टार्स की आप क्या इकट्ठा कर पा रहे हैं, विज्ञान इकट्ठा कर पा रहे हैं। स्टार्स के बारे में डिटेल में सिस्टमैटिक स्टडी आपने किया, स्पेशल नॉलेज आपको मिली, तो आपको ये बोला जा सकता है कि आपने साइंटिफिक स्टडी कर ली, किसकी, विज्ञान की। ठीक, ये आपने समझ लिया होगा। अब अगला काम हमें ये करना है कि हम सभी लोग क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा देख लें कि विज्ञान को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है। विज्ञान का वर्गीकरण, विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। देखिए, विज्ञान को हम यहां पर दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। विज्ञान का जो पहला पार्ट हो जाता है साथियों, वो अपना आता है नेचुरल साइंस का। किसका, नेचुरल साइंस का। नेचुरल साइंस, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी में इसे हम कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक विज्ञान, इसे आप लोग बोलेंगे प्राकृतिक विज्ञान। साइंस का जो दूसरा पार्ट आता है साथियों, उसे हम पढ़ते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस, जिसे हिंदी में हम पढ़ सकते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक है ना। देखिए, ये जो नेचुरल साइंस है साथियों, ये आगे चलकर और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसका पहला पार्ट अपना आ जाता है फिजिकल साइंस का।
फिजिकल साइंस, जिसे हिंदी में पढ़ा जाता है भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान। नेचुरल साइंस का जो दूसरा पार्ट आता है साथियों, उसे हम कहते हैं लाइफ और बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस। लाइफ हिंदी में इसे हम पढ़ सकते हैं जीवन, जीवन, या इसे हम कह सकते हैं जैविकीय विज्ञान। जीवन या क्या बोल सकते हैं, जैविकीय विज्ञान बोल सकते हैं। ठीक है ना। ये जो हमारा फिजिकल साइंस होता है साथियों, इसी में हम क्या रखते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को शामिल करते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यानी कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। जबकि अपनी जो बायोलॉजी है ना, जिसको हम जीव या जीवन विज्ञान कहते हैं साथियों, ये हम कहां पर शामिल कर रहे हैं, जैविकीय अथवा जीवन विज्ञान में शामिल कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोग ऐड कीजिएगा बायोलॉजी को। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान चाहे कह लीजिए या जीवन विज्ञान कह लीजिए। ठीक है ना। चलिए, तो साइंस की क्लासिफिकेशन में हम सभी लोगों ने एक पार्ट को देख लिया है, नेचुरल साइंस को। अब समझते हैं कि जो हमारा सोशल साइंस है, जिसको हम सामाजिक विज्ञान कह रहे हैं, उसमें क्या क्या शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर हम शामिल कर सकते हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में हम क्या पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं राजनीति विज्ञान। क्या पढ़ सकते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ सकते हैं। इसी सोशल साइंस में ही हम हिस्ट्री को शामिल कर सकते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री भी यहीं पर रखी जाती है। हिस्ट्री मतलब इतिहास। जी हाँ, ठीक सुन पा रहे हैं। हिस्ट्री को भी अगर देखा जाए, अगर एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हम साइंस का देख रहे हैं ना, तो हिस्ट्री भी अपने साइंस का ही पार्ट है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, ज्योग्राफी को भी यहीं पर शामिल किया जा सकता है दोस्तों, यानी कि भूगोल। भूगोल को शामिल कर सकते हैं और साथ ही साथ यहीं पर हम सोशियोलॉजी को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि जिसको हम समाज शास्त्र पढ़ लेते हैं शायद। ठीक है ना। अब एक बार ध्यान से आप लोग फिर से हमसे समझ लीजिएगा। हमने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि आज की अपनी ये जो क्लास है, आपकी बेसिक्स को, आपकी नींव को मजबूत करने वाली क्लास है। बिल्कुल जीरो से हीरो तक पहुंचने वाली क्लास है। ठीक है ना। तो इसी वजह से हमने एकदम डेफिनेशन से शुरुआत किया है कि साइंस की डेफिनेशन क्या है, फिर डेफिनेशन देने के बाद साइंस की परिभाषा को, यानी कि समझते हुए साइंस को कि साइंस है क्या। अभी हम लोग कहां पर पहुंच चुके हैं, विज्ञान के क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं। तो जब यहां पर क्लासिफिकेशन की बात होती है दोस्तों, तो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में हम एक तो देख पाते हैं नेचुरल साइंस को, और विज्ञान का दूसरा पार्ट हमारा हो जाता है सोशल साइंस का। जो ये अपना नेचुरल साइंस है, इसी नेचुरल साइंस को हम डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में, और पहला यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं फिजिकल साइंस, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, लाइफ, या इसे हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस।
हिंदी में इसे भौतिकीय विज्ञान और इस वाले पार्ट को जीवन या जैविकीय विज्ञान कह सकते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम कहाँ पर शामिल करते हैं, कहाँ पर रखते हैं? फिजिकल साइंस के अंदर रखते हैं। जबकि यहाँ पर जीव विज्ञान को कहाँ पर रखा जाता है? जीवन अथवा जैविकीय विज्ञान में रखते हैं। जबकि ये जो अपना सोशल साइंस है, अगर आप इसे और डिटेल में जानना चाहते हैं तो चलिए बताते हैं। देखिए, सोशल साइंस साइंस का वो भाग है, विज्ञान का वो भाग है जिसमें हम मानव के संबंधों का, ह्यूमन रिलेशंस, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उनसे हमारा इंटरेक्शन कैसा है, हमारा मेल मिलाप कैसा है, हम किस प्रकार से मिलते जुलते हैं, हम किस प्रकार से व्यवहार रखते हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपने पर्यावरण से, उसी का अध्ययन किया जाता है। अगर सरल शब्दों में मैं बताऊं तो विज्ञान की वो शाखा यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम सभी लोग मानवीय संबंधों की क्रियाविधि को समझते हैं, वो पार्ट, वो भाग विज्ञान का क्या कहलाता है? सोशल साइंस कहलाता है। इसी सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, इन सभी विषयों को शामिल किया जाता है। मुझे भरोसा हो गया होगा, मुझे विश्वास हो रहा है कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि हाँ, विज्ञान को अगर हम ब्रॉडर क्लासिफिकेशन इसका कर लेते हैं तो एक्चुअल में बहुत कुछ चीज़ें ये समझ में आता है कि विज्ञान ही हर तरफ हमारे मौजूद है। ठीक है ना? आइए अब ये समझते हैं साथियों कि जो हमारा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, जैसे यूपीपीसीएस की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी परीक्षा होती है, समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं, बीपीएससी की बात करते हैं और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका ट्रेंड क्या रहता है? दोस्तों मान लेते हैं कि साइंस से किसी भी परीक्षा में, किसी भी एग्जाम में अगर जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे गए, कितने? 20 क्वेश्चन दोस्तों अगर पूछे जाते हैं तो लगभग ये तय रहता है कि आधे से या आधे से कुछ अधिक क्वेश्चन यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन तो केवल और केवल आपके बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। जी हाँ, ठीक सुन पा रहे हैं आप लोग। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला अगर किसी भी एग्जाम में जनरल साइंस के दोस्तों क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर उनके नंबर्स कितने हैं? 20 क्वेश्चन, तो इसमें से आप जान लीजिएगा 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके बायोलॉजी के होंगे, यानी कि आधे क्वेश्चन जनरल साइंस के बायोलॉजी से आते हैं। ठीक है? क्या हर बार सर ऐसा ही होगा? जी नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही होता है। अगर 10 बार परीक्षाएं हुई हैं, आप अगर सिलेबस को ध्यान से देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप यही ट्रेंड पाएंगे। ठीक है ना? बाकी अब जो हमारे बच गए हैं 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है ना, ये हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री से हो सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो ट्रेंड जो रहता है दोस्तों, ये लगभग आप कह सकते हैं कि 4 से लेके 5 क्वेश्चन आपका हो जाएगा फिजिक्स का, और इतना ही क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपका हो जाएगा केमिस्ट्री का। 4 से 5 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का हो जाएगा और इतने ही क्वेश्चन लगभग आपकी केमिस्ट्री से आते हैं। ठीक है ना? इतने ही क्वेश्चन दोस्तों आपकी केमिस्ट्री से आते हैं, और कभी ये नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि कम ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि फिजिक्स के नंबर जो है केमिस्ट्री वाले से कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, या कभी केमिस्ट्री का नंबर फिजिक्स वाले से ज़्यादा हो सकता है। या ये भी देख सकते हैं आप, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बायोलॉजी है इसके नंबर फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में थोड़े से कम हैं। लेकिन मैंने आपको जो बताया कि हर बार, लगभग हर बार यही ट्रेंड रहता है कि अगर जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आधे या आधे से अधिक क्वेश्चन हमारे कहाँ से आ रहे हैं? बायोलॉजी से आ रहे हैं। आप कहेंगे सर क्या आप केवल जनरल साइंस पढ़ाएंगे? नहीं, जनरल साइंस के साथ साथ हम आपको टेक्नोलॉजी का पार्ट भी पढ़ाएंगे, क्योंकि
ये आपका पूरा फाउंडेशन प्री कम मेंस का है, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर आप लोगों की क्लासेस डिजाइन करी गई है। क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स केवल एक हर्डल होता है, यानी कि केवल एक रुकावट है जिसको आपको पार करना है। प्रीलिम्स में अगर आप पूरे पूरे नंबर पा जाएंगे तो भी आपको सिलेक्शन तो नहीं मिलने वाला, आपको पता है केवल मेंस में बैठने का टिकट आपको मिलता है। तो मेंस में बैठने का टिकट आपको आसानी से मिल जाए, इसके लिए एक गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। ये संस्थान आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से पूरी मेहनत के साथ काम करने वाला है। बस आप जितना, जैसे आपको जो बताया जा रहा है उस प्रकार से आप करते चलिएगा और कंटिन्यूटी आप लगातार बनाए रखिएगा, ठीक है ना। तो अभी तक आपने ये समझ लिया है कि हाँ सर, अगर जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो कहाँ कहाँ से किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अगर मेंस की जो क्लासेज अपनी चलती है वहाँ पर टेक्नोलॉजी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी में, साइंस टेक्नोलॉजी में जो करंट इशूज अपने होते हैं वहीं से जोड़कर आपके क्वेश्चन बनते हैं। बहुत अच्छे टॉपिक जो भी होते हैं लगभग वहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम मोस्ट आईएमपी टॉपिक भी कह सकते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब हम लोग किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं और हमारी निगाह के सामने, हमारी आंख के सामने से ऐसा कई बार अगर हो गया है, यार 4-5 बार हो गया कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो हम उसको आईएमपी लगा लेते हैं, बोलते ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं तो नैनो टेक्नोलॉजी एक टॉपिक है, साइंस टेक में अच्छा क्वेश्चन वहाँ से बनता है। बायोटेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सैरोगेसी है। ऐसे ढेर सारे अपने टॉपिक हैं जहाँ से अपनी मेंस की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। हाँ, यूपीएससी में और अब तो यूपीपीसीएस में भी टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन अपनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जाते रहे हैं, लेकिन उनके नंबर से यूपीपीसीएस की परीक्षा में, बीपीएससी की परीक्षा में थोड़े से कम रहते हैं। यानी कि जैसे अगर कुल मिला के साइंस टेक पूरा ही देखें, यानी कि जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी पूरा ही देखें, बीपीएससी में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 से 35 क्वेश्चन, जी हाँ, बहुत बड़ा नंबर है। समझ पा रहे हैं आप लोग? 20% क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से आ रहे हैं। तो कभी कभी जो टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में साथियों हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी क्वेश्चन मोस्टली कहाँ से आते हैं, जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं, यानी कि जो समसामयिक मुद्दे हम लोग लगातार पढ़ रहे होते हैं। कि जैसे इसरो ने, डीआरडीओ ने कोई बढ़िया मिसाइल हमारी बना दी है, कोई रॉकेट लॉन्चर अच्छे तरीके से डेवलप कर लिया है, ठीक है, जो पायलट होते हैं एरोप्लेन में बैठे होते हैं, फाइटर जेट में बैठे होते हैं, उनकी सीट जो इजेक्ट हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि प्लेन क्रैश करने वाला है तो पायलट हमारा सुरक्षित हो जाए, ठीक है। अभी हाल फिलहाल की बात है कि डीआरडीओ ने बहुत बेहतरीन काम किया है साथियों, कि ये टेक्निक इजाद कर ली, ये टेक्निक बना ली है कि किस प्रकार से ये सारी टेक्नोलॉजी हमारी काम करती है, इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी क्लासेज आपकी लगातार लगती रहेंगी, ठीक है, ये भी क्लासेज आपकी लगती रहेंगी, ये भी सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से बताई जाती रहेंगी। तो चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप अपनी पेन को, अपनी नोटबुक को तैयार करके बैठ गए होंगे, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको आप लोग नोट भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो चूंकि हमें ये भी पता चल गया है कि बायोलॉजी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं, तो हम इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि आप लोगों को बायोलॉजी से परिचित कराते हैं, फिर इसकी सिलेबस की बात करेंगे, ये चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक में, इस विज्ञान की इस सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं और डिटेल में एक एक चीज समझते हैं। साथियों आप जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें पहले से पता चल जाए कि कोई भी टॉपिक है वहां क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, तो हमारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। यही सबसे पहली बात तो यही पता करने वाली होती है कि किस एग्जाम में क्वेश्चन किस टॉपिक से और कैसा पूछा जा रहा है, उसका नेचर क्या है क्वेश्चन पूछने का। देखिए टॉपिक वही है, आप किसी भी परीक्षा को उठा के देख लीजिएगा, चाहे नीट की बात कर लेते हैं, एसएससी बैंक रेलवे की एग्जाम की बात कर लेते हैं,
ठीक है, वनडे एग्जाम की। सिविल सर्विसेज की बात कर लेते हैं। साइंस के टॉपिक वही हैं, लेकिन हर एग्जाम में क्वेश्चन को पूछने का तरीका दोस्तों अलग अलग होता है। टॉपिक आपके वही हैं, क्वेश्चन का नेचर बदलता है। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में साइंस के किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ये भी इसी यात्रा के दौरान हम सीखते चलेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो बायोलॉजी यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोलॉजी हमने आपको पहले ही बता रखा है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं। जीव विज्ञान पढ़ते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब आप लोग प्रोनाउंस कर रहे होंगे, बायोलॉजी बोल रहे होंगे ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो अपनी बायोलॉजी है ये दो पार्ट्स में बटी होती है। यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो संधि विच्छेद, जो भी आपको कुछ देर पहले हमने बताया था, उस प्रकार से अगर हम देखें ना, तो बायोलॉजी को हम यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका पार्ट अपना हो जाएगा बायो का, दूसरा अपना पार्ट हो जाएगा लॉजी का। देखिए, बायो एक लैटिन वर्ड है, बायो एक लैटिन वर्ड है। कौन सा, बायोस। बायो इससे बना है, यानी कि लैटिन वर्ड बायो से बना क्या है, बायो। ठीक है ना। अच्छा, बायोस का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है लाइफ। क्या मतलब होता है, लाइफ। जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे बोल सकते हैं जीवन। क्या बोल सकते हैं साथियों, इसे बोल सकते हैं जीवन। उसी प्रकार से अपना ये जो लॉजी है ना, वो भी एक लैटिन वर्ड लोगोस से आता है। लोगोस, या जिसे हम क्या पढ़ सकते हैं, लॉजिया पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। लोगोस या लॉजिया हम पढ़ सकते हैं। इसकी मीनिंग क्या आती है, इसकी मीनिंग आती है स्टडी। क्या मीनिंग आती है, स्टडी, यानी कि पढ़ाई करना। पढ़ाई करना, या हम इसे कह सकते हैं अध्ययन। क्या बोल सकते हैं, अध्ययन। तो क्या हम बायोलॉजी की डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या बायोलॉजी की परिभाषा बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। बहुत आसान है। यानी कि साइंस की वो ब्रांच, और कौन सी ब्रांच, देखो कौन सी ब्रांच, अगर आप क्लासिफिकेशन को ध्यान से देखें, साइंस की वो ब्रांच, या ये भी कह सकते हैं नेचुरल साइंस की वो ब्रांच। नेचुरल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी लाइफ को पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। वो विज्ञान की शाखा, वो विज्ञान की ब्रांच हमारी क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। कह सकते हैं, लिख भी लेते हैं इसको हम। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा को लिख लेते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है। क्या पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इज कॉल्ड बायोलॉजी। कह सकते हैं जीवन का अध्ययन। किसके जीवन का अध्ययन, अरे भाई जिसमें जीव होगा, जिसमें लाइफ होगी। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं, यानी कि सजीव की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा। इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अभी एक चीज हम समझते हैं कि ये जो बायोलॉजी है, इसको बायोलॉजी कहा किसने। साथियों, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। बायोलॉजी को बायोलॉजी बोला किसने। हो सकता है आपको ये चीजें कम समझ में आ रही हो कि बायोलॉजी को बायोलॉजी किसने बोला, सर ये क्या बात कर रहे हैं आप। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इस चीज को समझाएंगे आपको। तो पहले एक चीज लिख लीजिएगा यहां पे। देखिए, बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी शब्द यानी कि टर्म बायोलॉजी,
टर्म बायोलॉजी ये किसने दिया था? तो दो वैज्ञानिक, दो अपने साइंटिस्ट हैं, उनका नाम याद रखिएगा। एक का नाम तो है लेमार्क, लेमार्क व ट्रेविडेनस ने दिया था, ट्रेविडेनस ने दिया था, लेमार्क व ट्रेविडेनस ने दिया था। यानी कि टर्म बायोलॉजी वॉज प्रपोज्ड या कह सकते हैं क्वाइंड बाई term biology was coined by Lamarck and Treviranus. Lamarck and Treviranus. ठीक है ना? पूछेगा कब ऐसा किया गया था, तो आपका आंसर आएगा इन 1801 1801 में। अब थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, जब ये बात दुनिया के सामने आई कि साइंस की वो ब्रांच यानी कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग जीवन के बारे में पढ़ते हैं उसको कहा क्या जाएगा, तब दो वैज्ञानिक आते हैं, दो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या क्या है, लेमार्क और ट्रेविरेनस। उन्होंने कहा कि साइंस की वो ब्रांच, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग जीवन के बारे में पढ़ेंगे ना, उसको जीवन विज्ञान या बायोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। समझ में आ रही है बातें? जैसे पहले बच्चा पैदा होता है, समझना इस चीज को, बच्चा पहले पैदा होता है, नाम तो बाद में रखा जाता है ना, यानी कि बायोलॉजी आ चुकी है, ठीक है, एक ऐसी ब्रांच बन चुकी है जिसमें हम जीवन के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हैं? आज जब दुनिया के सामने ये बात आती है कि यार जीवन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं ना, एक नई ब्रांच बन रही है ना, उसको बोलेंगे क्या, तब उसको कहा गया बायोलॉजी। कब की बात है? 1801 की बात है। जी हाँ, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अच्छा, यहां पर एक चीज आपको और समझ में आ रही होगी, आप कहेंगे क्या सर? इसका मतलब बायोलॉजी को पैदा करने वाला यानी कि बायोलॉजी के पापा जी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? क्या यही है जिन्होंने नाम रखा है? भाई, नाम तो बच्चे का कोई भी रख सकता है, मौसी भी रख सकती हैं, मामा भी रख सकते हैं, या जिस हॉस्पिटल में जो है बच्चा जन्म लिया है, अगर ऑपरेशन के माध्यम से या मान लीजिए वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से अगर ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, तो नाम तो कोई भी रख सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि नाम रखने वाला ही उसका क्या हो, उसके पेरेंट्स हो, ये तो जरूरी नहीं। तो ये चीज समझने वाली बात है साथियों कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ, अगर बायोलॉजी की बात करते हैं साथियों, यानी कि जीव विज्ञान के जनक की बात करते हैं। जीव विज्ञान के जनक, तो उनका नाम क्या है? एरिस्टोटिल। इंग्लिश में तो प्रोनाउंस करते हैं एरिस्टोटिल, हिंदी में जिसे हम क्या पढ़ लेते हैं? अरस्तु पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं साथियों? अरस्तु, या जिसे हम क्या पढ़ते हैं? एरिस्टोटिल पढ़ते हैं। एरिस्टोटिल ग्रीक साइंटिस्ट थे, एक बहुत ही महान, कह सकते हैं बहुत ही महान साथियों, ग्रीक दार्शनिक थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे, ये भी आप लोग कह सकते हैं। उसे दार्शनिक को तो फिलोसोफर कहा जाता है। बहुत बड़े दार्शनिक थे साथियों, और इन्होंने विज्ञान में बहुत ही बेहतरीन काम किया है, इसीलिए इनको हम साइंटिस्ट या वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। अगर आप लोगों में से कोई साइकोलॉजी को पढ़ा होगा, अगर जैसे आपने बीएड किया होगा, तो वैसे भी अगर साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट आप लोगों ने अपने कॉलेज के दौरान पढ़ा होगा ना, तो आपने इनके बहुत सारे सिद्धांतों को, बहुत सारे प्रिंसिपल को आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना? ये बहुत बड़े दार्शनिक है साथियों, जिन्होंने बायोलॉजी को एक विज्ञान की नई शाखा के रूप में डेवलप किया था। एक्चुअली किया क्या था, आगे इसकी भी चर्चा करने वाले हैं,
लेकिन पहले इतना समझ लीजिएगा आप लोग, अरस्तु जो कि एक ग्रीक दार्शनिक हैं, एक्चुअली ये आपके विज्ञान के भी जनक हैं। जी हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा कि बायोलॉजी के साथ साथ दोस्तों ये फादर ऑफ साइंस भी हैं। फादर ऑफ साइंस भी हैं, यानी आप इसे कह सकते हैं विज्ञान के जनक भी कह सकते हैं दोस्तों, विज्ञान के जनक भी कह सकते हैं। किनको? अरस्तु साहब को, ठीक है ना। तो अरस्तु वो नाम है जिसको हम फादर ऑफ साइंस कहते हैं, और साइंस में जो हमारी लाइफ साइंस है, यानी कि जिसमें हम बायोलॉजी को इंक्लूड कर रहे हैं, उसके भी जनक मानेंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, एक्चुअली में ये जो अरिस्टोटल हैं, इन्होंने ना 500 से अधिक जंतुओं का यानी कि एनिमल्स की स्टडी करी थी, और उसके माध्यम से इन्होंने एनिमल्स की सारी जितनी भी, चाहे मॉर्फोलॉजी की बात करें, एनाटॉमी की बात करें, यानी कि बाह्य संरचना की बात करते हैं, आंतरिक संरचना की बात करते हैं, पूरे फंक्शंस एनिमल्स में कैसे हो रहे हैं, कोई भी एनिमल है, कोई भी जानवर है दोस्तों, उसमें रिप्रोडक्शन यानी कि जनन कैसे हो रहा है, वो सांस कैसे ले रहा है, यानी कि उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे है, उसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे चल रहा है, यानी कि उत्सर्जन का प्रोसेस क्या कैसे है, ये डिटेल में समझाने का काम किसका था? अरस्तु का था। अरस्तु के इन्हीं प्रयासों के बाद विज्ञान में जीव विज्ञान एक नई ब्रांच बन के आती है। इसी वजह से अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये आप लोगों को समझाते हैं कि जो अपनी बायोलॉजी है उसके कितने ब्रांच होते हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, बायोलॉजी यानी कि अभी हमने समझा ना जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। तो ध्यान दीजिएगा, जो अपनी बायोलॉजी है दोस्तों, इसके दो मेन ब्रांच होते हैं, दो मुख्य शाखा होती है। कौन कौन सी? एक तो यहां पर हम शामिल करेंगे जूलॉजी को। क्या पढ़ेंगे? जियोलॉजी, जिसे हिंदी में पढ़ा जाता है जंतु विज्ञान। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? जंतु विज्ञान पढ़ते हैं। अगला जो इसका ब्रांच होता है बायोलॉजी का, वो हमारा होता है बॉटनी का। बॉटनी, बॉटनी हिंदी में इसे हम क्या पढ़ते हैं? वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है, वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं। देखिए, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बायोलॉजी को प्रोनाउंस किया था, तो आपने पाया था कि बायोलॉजी हमारी दो पार्ट में बटी होती है, बायोलॉजी। उसी प्रकार से जूलॉजी को भी देखिए, जूलॉजी भी हमारी दो वर्ड यानी कि दो मुख्य शब्दों से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक तो हम जू बोल रहे हैं, दूसरा अपना पार्ट यहां पर आ रहा है लॉजी का। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जू ये एक लैटिन वर्ड है, जून, जून से बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है? एनिमल, यानी कि जून का मतलब क्या रहा है? एनिमल। एनिमल को हम क्या पढ़ते हैं? जानवर पढ़ते हैं, या इसे हम क्या पढ़ सकते हैं? जंतु पढ़ सकते हैं। और थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे डिस्कस ही किया था कि जो हमारी लॉजी है वो लोगोस से आ रही है। किससे बनी हुई है? लोगोस या लॉजिया से बनी हुई है साथियों। और ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या मैंने बताया था? लोगोस या लॉजिया की मीनिंग क्या आई थी? स्टडी, यानी जिसे हम क्या पढ़ सकते हैं? अध्ययन पढ़ सकते हैं, अध्ययन। समझ पा रहे हैं? तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं, आराम से डेफिनेशन मिल सकती है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं, बहुत आराम से एक एक चीज़ आपको हम समझाएंगे, ताकि हमारी क्लास के दौरान आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना हो, क्लास के दौरान ही सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हम जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा दे सकते हैं।
क्या होगी परिभाषा? कि जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, जंतुओं को पढ़ते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, एनिमल की स्टडी करते हैं, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा जूलॉजी। क्या कहा जाएगा? जूलॉजी कहा जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बॉटनी को देखते हैं तो बॉटनी एक ग्रीक वर्ड है दोस्तों, बॉटेन। किससे बना है बॉटनी? बॉटेन से बना है। और बॉटेन की मीनिंग क्या होती है? बॉटेन का अर्थ क्या लगाते हैं हम लोग? हर्ब्स। इसका अर्थ क्या होता है? हर्ब्स, जिसको हम क्या पढ़ते हैं हिंदी में? झाड़ियाँ। चाहे झाड़ियाँ बोलिए चाहे पेड़ पौधे कहिए, ठीक है ना। तो हम क्या बता सकते हैं, बॉटनी को क्या बोल सकते हैं कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम सभी लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? झाड़ियों के बारे में, यानी कि पेड़ पौधों की पढ़ाई करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी एंड स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों फादर ऑफ जूलॉजी की। एक तरफ ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात होगी जूलॉजी की, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बॉटनी की। ये हमारी दो मेन ब्रांच निकल के आ रही हैं, किसकी? बायोलॉजी की, यानी कि जीव विज्ञान की। साथियों, अगर हम बात करते हैं जूलॉजी की तो फादर कौन है भाई? फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जनक कह सकते हो हिंदी में, या पिता कह सकते हो, ठीक है ना। तो वो भी कौन है? ध्यान दीजिएगा, अरस्तु को भी यहाँ पर दिया जा रहा है। किसको श्रेय दिया जा रहा है? अरस्तु भाई साहब यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा। साइंस के जनक यानी कि फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? नाम अरस्तु का ही आएगा। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जनक, वो भी नाम आपका क्या आएगा? अरस्तु ही आएगा। और जीव विज्ञान की मेन ब्रांच में से एक जूलॉजी के जनक भी आपके अरस्तु हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? ध्यान दीजिएगा, अरस्तु ही है। जबकि दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बॉटनी की, बॉटनी की बात करते हैं तो इसके जनक कौन है? इसके फादर कौन है भाई? इसके जनक कौन है? तो नाम यहाँ पर आता है दोस्तों थियोफ्रेस्टस का। किसका? थियोफ्रेस्टस का। थियोफ्रेस्टस। 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 अब देखिए, अब हम चर्चा आपसे ये करने वाले हैं दोस्तों कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना क्यों जाता है, और साथ ही साथ ये भी चर्चा कर लेंगे कि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक क्यों माना जाता है। क्या काम किया इन्होंने, क्यों इतना बड़ा इनका नाम बन गया है। यानी कि जब भी बात होती है जियोलॉजी की तो नाम आता है अरस्तु का, जब भी बात होगी बॉटनी की नाम आता है थियोफ्रेस्टस का। यानी कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया होगा, डिटेल में दोस्तों इसकी स्टडी करी होगी, तब जाके उनको इतना बड़ा नाम मिला हुआ है। एक्चुअली ये जो अरस्तु हैं साथियों, इन्होंने ना 500 से ज्यादा, मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको, 500 से अधिक जंतुओं का यानी कि एनिमल्स की स्टडी करी थी। जंतुओं यानी कि एनिमल्स की स्टडी करने का काम किया था, जंतुओं का अध्ययन किया था, और अध्ययन करके डिटेल में जानकारी सामने रखी थी कि जंतुओं का यानी कि एनिमल्स में जितने सारे फंक्शन होते हैं वो एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। और ये भी समझाया था दोस्तों कि जंतु यानी कि एनिमल्स वनस्पतियों से यानी कि प्लांट से अलग कैसे होते हैं। ध्यान रखना, इनकी एक किताब आई थी। अच्छा, जो अध्ययन किया था ना उन्होंने, अरस्तु साहब ने दोस्तों जो अध्ययन किया था उसको उन्होंने एक किताब में उसके निष्कर्षों को लिखा भी था, जिस किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, नोट कर लीजिएगा, हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम है? इनकी बुक का नाम क्या है दोस्तों? इनकी किताब का नाम क्या है?
हिस्टोरिया एनिमेलियम। मैंने क्या बताया, हिस्टोरिया एनिमेलियम अरस्तु साहब की किताब थी, जिसमें अरस्तु ने जो 500 से अधिक एनिमल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करी थी, उनके निष्कर्षों को, उनके रिजल्ट्स को अपनी इस किताब के माध्यम से लोगों के सामने तक पहुंचाया था, दुनिया के सामने पहुंचाया था। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से थियोफ्रेस्टस ने भी अरस्तु की ही नकल उतारी। बिल्कुल बोल रहे थे भाई साहब, जो आप काम करोगे ना उसी के साथ साथ हम भी चलते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वैसा मैं करूंगा, ठीक है ना। तो थियोफ्रेस्टस ने भी अरस्तु की ही तरह दोस्तों 500 से अधिक, जी हाँ, इन्होंने भी नकल उतारते हुए बिल्कुल 500 से अधिक वनस्पतियों का यानी कि प्लांट्स की डिटेल में स्टडी करी थी। प्लांट्स क्या अध्ययन किया था, प्लांट्स की डिटेल में स्टडी करी थी, और इन्होंने भी अपने निष्कर्षों को यानी कि अध्ययन के दौरान, स्टडी करने के दौरान जो कुछ भी इनको समझ में आया, जिन निष्कर्षों को इन्होंने अपने माध्यम से समझा था, अपनी स्टडी के माध्यम से कुछ एक्सपेरिमेंट भी करे होंगे, जो समझ में आया था, इन्होंने भी अपनी उस किताब का नाम क्या है भाई, हिस्टोरिया प्लांटेरम, इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिया प्लांटेरम के माध्यम से दुनिया के सामने रखा था। तो जब किताब आपसे पूछा जाए कि हिस्टोरिया एनिमेलियम किताब किसकी है, उन्हीं की है जिनको हम फादर ऑफ साइंस या फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, यानी कि अरस्तु की है, ठीक है ना। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी किताब का नाम है, किसकी बुक का नाम है भाई, तो आपका जवाब आएगा थियोफ्रेस्टस का। ध्यान रखना, ये सामान्य बात नहीं है दोस्तों कि 500 से अधिक पेड़ पौधों का, 500 से अधिक जानवरों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त की जाए, और वो स्पेशल नॉलेज थी। समझ पा रहे हैं? स्पेशल नॉलेज थी। इस वजह से अरस्तु को किसका, जंतु विज्ञान का यानी कि जूलॉजी का, और साथ ही साथ ये अपनी जो थियोफ्रेस्टस है इनको बॉटनी का जनक माना जाता है। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं? मुझे भरोसा है कि बहुत आराम से इन चीज़ों को आप लोगों ने समझ लिया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और फिर मैं आपको अब आगे चल के ये समझाने वाला हूं दोस्तों कि अपनी बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। बायोलॉजी का सिलेबस क्या है दोस्तों? बायोलॉजी का सिलेबस क्या है ठीक है ना, यानी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं, डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अपनी क्लासेस जब आगे बढ़ेंगी दोस्तों, तो हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं। क्या समझेंगे? आप कहेंगे सर और भी ब्रांच हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, मैंने मेन ब्रांच बोला था जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं, ये अपना टॉपिक होगा पहला। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना। सबसे पहले आप सभी लोग हमारे साथ ना हर एक टॉपिक को नोट करते चलिए, फिर हम दोबारा से एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए ये बताने वाले हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाने वाले हैं। ध्यान देना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, यानी कि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। जी हाँ, इतना अगर आपने समझ लिया तो ये मान के चलिएगा कि बायोलॉजी की नींव आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। आपको पहले से पता रहेगा कि हाँ किस टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। सर ने हमें पहले से बता रखा है, हमें पता है ये कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे सेट करता है, ये भी आपको समझाएंगे। तो इन मायनों में ये क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाली है।
ठीक है ना। इसको समझने के बाद आपकी आगे की राह, आगे की जर्नी आपकी बहुत आसान होने वाली है। ठीक, पहला टॉपिक अपना कौन सा होगा, जीव विज्ञान की शाखाओं को हम लोग समझेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 2 पर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिका को। अभी एक एक चीज आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा अभी, ठीक है ना। कोशिका, नाम क्या होगा चैप्टर का, चलो नाम रख लेते हैं इसका, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, जिसको साइटोलॉजी पढ़ा जाता है, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी पढ़ा जाता है दोस्तों, या इसी को हम क्या पढ़ते हैं, सेल साइंस पढ़ते हैं, सेल साइंस पढ़ते हैं। एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि बायोलॉजी की वो ब्रांच कौन सी है जिसमें हम कोशिका को पढ़ते हैं, कोशिका सेल की स्टडी करते हैं, तो नाम क्या आएगा उसका, साइटोलॉजी। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। कोशिका विज्ञान के आगे दोस्तों जब हम बढ़ेंगे तो हमारा अगला चैप्टर हो जाएगा, चैप्टर नंबर जो कि 3 बनेगा, वो हो जाएगा ऊतक का। ऊतक, नाम रख लेते हैं इसको, ऊतक तंत्र कर लेते हैं, ऊतक तंत्र, इंग्लिश में जिसे पढ़ा जाएगा टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। चलिए ये 3 टॉपिक आपकी शुरुआत में चलने वाले हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे साथियों, तब हम पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे यहां पर न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स जिसे हिंदी में क्या पढ़ते हैं, पोषक तत्व पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व पढ़ा जाता है। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं भाई साथियों, जैसे जब हम खाना खाते हैं ना, तो बहुत सारे पोषक तत्व उस खाने के माध्यम से हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। उनमें क्या क्या होता है, जैसे कि इसमें हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट्स। इन्हीं पोषक तत्वों में हम पढ़ेंगे प्रोटीन को, प्रोटीन। आगे बढ़ते हुए हम यहीं पर कवर करेंगे वसाओं को, वसाएं, इंग्लिश में जिसे हम पढ़ते हैं फैट्स या लिपिड्स, फैट्स या लिपिड्स। विटामिन, विटामिन, विटामिन के साथ साथ हम यहीं पर पढ़ेंगे जल को। क्या पढ़ेंगे, जल को यहां पर हम पढ़ेंगे। यहीं पर हम चर्चा करेंगे खनिज तत्वों की, खनिज तत्व, यानी कि बात किसकी होगी साथियों, बात होगी मिनरल्स की, मिनरल्स की। ये इतने पोषक तत्व अपने हैं जो हमें हमारे भोजन के माध्यम से, हमें हमारे खाने के माध्यम से मिलते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो वही है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, और साथ ही साथ हमारे एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, और इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब नौकरी हमारी लग जाती है तभी चल के हमारा काम आसान होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम उस दिशा में पढ़ाई करें जिसको पढ़ के हमें नौकरी लग जाए। ठीक है ना, साइंटिस्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक टॉपिक को उतना ज़रूर समझना है जहाँ पर जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है।
तो जब हम डिस्कस करेंगे आपके सामने कौन सा चैप्टर, पोषक तत्व का चैप्टर, तो उसमें हम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, वसाएं क्या है, विटामिन क्या है, जल क्या है। और जल तो आपको बहुत कुछ आपको पता होगा जल के बारे में, लेकिन वो नहीं पढ़ना, वो नहीं समझना, वो नहीं याद करना जो हमने अभी तक समझा जाना होगा, वो याद करना ज़्यादा जरूरी होगा जिनसे हमारा जीवन आगे बढ़ने वाला है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो इस टॉपिक से हमारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं और फिर आगे चल के आपको हम डिस्कस करते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे खनिज तत्वों को। ये अपना चैप्टर नंबर 4 होगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 हमारा, जैसे चैप्टर नंबर हमारा 4 था वैसे ही आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है मानव शरीर के तंत्र। जी हाँ, मानव शरीर के तंत्र, सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन कौन से सिस्टम हैं भाई हमारी इस मशीन रूपी शरीर को चलाने के लिए? कौन कौन से तंत्र हैं? ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम। जैसे यहीं पर कवर करेंगे पाचन तंत्र, जहां से लगभग हर बार कहा जाए कि हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। क्या नाम है टॉपिक का? पाचन तंत्र। इंग्लिश में जिसे हम क्या पढ़ते हैं साथियों? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम यहां पर पहुंच जाएंगे तंत्रिका तंत्र के चैप्टर पे। तंत्रिका तंत्र जिसे अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसे हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र हमारा कवर होगा तो हम आ जाएंगे परिसंचरण तंत्र पे। टॉपिक का नाम क्या है? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र अंग्रेजी में जिसे क्या पढ़ा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, टॉपिक नोट करते चलिए हमारे साथ। अब हम डिटेल में समझेंगे क्या क्या कैसा कैसा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता रहा है। परिसंचरण तंत्र के बाद हम चल सकते हैं यहाँ पर आपका उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र जिसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र के बाद आप लोग कवर कर सकते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र इंग्लिश में इसे पढ़ा जाएगा इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है ना, पाचन तंत्र, साथ साथ तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। और भी है भाई। इसके बाद हम समझेंगे अपना कंकाल तंत्र। कौन सा? कंकाल तंत्र, यानी कि स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम। तो क्या क्या समझेंगे मानव शरीर के तंत्रों में? जैसे कि हमने कहा पाचन तंत्र अपना हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया दोस्तों,
सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि प्रसंचरण तंत्र हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र हमारा हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र हो गया। इसके साथ साथ हमको यहीं पर पढ़ना होगा किसके बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, कंकाल तंत्र के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ हमें यहीं पर कवर करना होगा श्वसन तंत्र को भी। किसको, श्वसन तंत्र को भी। श्वसन तंत्र जिसको इंग्लिश में क्या पढ़ा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा जाता है। ये इतने सारे तंत्र लगते हैं इस मशीन को चलाने के लिए। जी हाँ, इतने सारे सिस्टम हमारी बॉडी में लगे हुए हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं और हमारी बॉडी, हमारा शरीर सही दिशा में काम करता है। ठीक है, सही दिशा में काम करने का मतलब जो जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि पाचन तंत्र की बात करते हैं तो ये क्या काम करेगा, ये हमारी बॉडी में खाने को पचाएगा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र यानी कि जो नर्वस सिस्टम यानी कि जिसमें ब्रेन को मेनली पढ़ा जाता है, तो ब्रेन क्या काम करेगा जी, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम सिर्फ नर्वस सिस्टम का नहीं होगा दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम का भी होता है। तंत्रिका तंत्र में हम ब्रेन को पढ़ेंगे यानी कि अपने मस्तिष्क को पढ़ेंगे। जो रीढ़ की हड्डी में अंदर कई सारी नसें होती हैं, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहा जाता है दोस्तों, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, परिसंचरण तंत्र में हम अपने ब्लड को डिटेल में समझने वाले हैं। अभी हम आएंगे एक एक टॉपिक पर, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस करके समझाने वाले हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बहुत चलेंगे उत्सर्जन तंत्र पे, यानी कि उत्सर्जन तंत्र क्या है जी, जो शरीर के वेस्ट होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मल मूत्र की बात करते हैं, उनको शरीर से कैसे बाहर किया जाएगा। अंतःस्रावी तंत्र में हम बहुत सारे हार्मोन पढ़ते हैं। जी हाँ, केमिकल लोचा जिसे कह सकते हो ना, और इसी केमिकल्स के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल की जाती है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हार्मोन्स के माध्यम से ही होते हैं, हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चलेंगे कंकाल तंत्र, जो जिस रूप में हम सभी लोग दिखाई देते हैं ना, वो जिम्मेदारी किसकी होती है, हमारी हड्डियों के ढांचे की होती है, यानी कि कंकाल तंत्र। यानी कि कंकाल तंत्र ही वो तंत्र है, वो सिस्टम है जो हमारे शरीर को, हमारे ही नहीं किसी भी एनिमल के शरीर को एक फिक्स शेप और साइज देता है। एक सही आकार देने का काम शरीर को किसका होता है, कंकाल तंत्र, यानी कि हड्डियों के ढांचे को डिटेल में यहाँ पर पढ़ना होगा। और दोस्तों जो 24 घंटे चलता रहता है, यानी कि सांस लेने वाला प्रोसेस, इस श्वसन तंत्र को भी हमें यहीं पर समझना होगा। तो जब ह्यूमन बॉडी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, तब चूंकि जब सिस्टम लगातार चल रहा होता है, कोई मशीन लगातार घिस रही होती है, तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ फॉल्ट आता है, यानी कि डिजीज हो जाते हैं, कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जिसको हम आपको पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर यहाँ पर शायद 6 है, चैप्टर नंबर 6 6 ही होगा ना, हाँ। तो चैप्टर नंबर 6 पे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मानव रोग। मानव रोग, वेरी वेरी IMP चैप्टर अकॉर्डिंग टू आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मानव रोग इंग्लिश में जिसे क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन डिजीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ह्यूमन डिजीज पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानव रोग, मानव रोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें पढ़ना क्या क्या होगा, देखिए इसकी 2 कैटेगरी होती है, हम डिस्कस करेंगे अभी आप लोगों से डिटेल में। मानव रोग, मानव रोग में कुछ तो ऐसे होते हैं हमारे जो कि उपार्जित रोग होते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या है, उपार्जित रोग जिसे इंग्लिश में तो पढ़ा जाता है एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज। और कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसे हम क्या पढ़ते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं जन्मजात रोग। जन्मजात रोग, इसे हम पढ़ते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज,
कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज। ये साथियों जो अपने उपार्जित रोग होते हैं, इनका मतलब क्या होता है सर? अरे ऐसे रोग जो जन्म के बाद हमें मिलते हैं, हमारे रहन सहन से, हमारे खान पान से। जैसे कि दिल्ली की एयर पोल्यूशन के बारे में लगातार चर्चा हो रही है, एयर क्वालिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब हो गई है ना। तो कहा भी जा रहा है अगर आप 1 घंटे टहल के आते हैं बाहर तो एक बार में 10 सिगरेट पीने जैसा टॉक्सिक एयर आप इनहेल करके आ रहे हैं। सोचिए ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से जन्म हो जाने के बाद जो रोग हमें मिलते हैं, वैसे रोगों को क्या कहा जाता है साथियों? उपार्जित रोग कहा जाता है। अच्छा, ये जो उपार्जित रोग होते हैं साथियों, ये 2 प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो संपर्क में आने पर फैलते हैं, यानी कि किसी को रोग हुआ है, उसके संपर्क में आप आओगे, उसके साथ उठो बैठोगे, तो फिर वो रोग आपको भी हो जाएगा। या तो आपको हुआ है तो आप क्या करोगे? दूसरे तक उसको फैला दोगे। तो वैसे रोगों को क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग कहा जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे होते हैं जो संपर्क में आने के बाद भी नहीं फैलते हैं, उनको हम या तो असंक्रामक बोल दें, या तो हम क्या बोल दें? गैर संक्रामक रोग बोल दें। असंक्रामक या क्या बोल दें? गैर संक्रामक, जिसे अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं? नॉन कम्युनिकेबल। क्या पढ़ते हैं? नॉन कम्युनिकेबल। यानी क्या कहा? जो संपर्क में आने के बाद भी नहीं फैलेंगे। और जन्मजात रोग क्या होते हैं? यानी कि जन्म हुआ नहीं है, हमें जन्म होते ही जो रोग मिल जाए, यानी कि माता जी के पेट से ही जिन बीमारियों को हम लेके पैदा हो रहे हैं, ठीक है, वैसे रोगों को साथियों क्या कहा जाता है? जन्मजात रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्मजात रोग कहा जाता है। तो यहां पर जब मानव रोग हम पढ़ रहे होंगे तो मानव रोगों को डिटेल में एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा कि कारण क्या होता है, क्यों मानव रोग होते हैं, रीजन क्या है मानव रोगों के पीछे, ठीक है ना। और इन मानव रोगों का लक्षण यानी कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कोई डिजीज हो गया है, उनके पीछे के कारक जिनको पैथोजेंस कहते हैं। अब कहेंगे सर पैथोजेंस क्या होते हैं? बीमारी फैलाने वाले फैक्टर, बीमारी फैलाने वाले कारक को क्या कहा जाता है? पैथोजन। जैसे कॉमन कोल्ड हमें अक्सर हो जाता है, सामान्य खांसी जुकाम, भाई सर्दी जुकाम जिसे हम कह सकते हैं, तो उसके पीछे जिम्मेदार है वायरस। तो जो वायरस कॉमन कोल्ड ला रहा होगा उसको कहेंगे कॉमन कोल्ड के पीछे का पैथोजन, ठीक है। और बहुत सारे डिजीज जैसे कि टाइफाइड की बात अक्सर होती है। अगर आप लोग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर यानी कि दूषित जल और पानी इसका लगातार प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो फिर टाइफाइड अक्सर हो जाता है, जिनको हम कहते हैं आंत्र ज्वर, अतड़ियों का बुखार। और हाँ, इसी को दोस्तों मियादी बुखार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मियादी बुखार। मियादी बुखार ही कहा जाता रहा है। जैसे अपने देश की बात करते हैं, अपने प्यारे महान भारतवर्ष की बात करते हैं, जी हाँ, इसकी संस्कृति, इसकी सभ्यता दोस्तों वर्षों पुरानी है। सनातन बोला जाता है, सनातन संस्कृति का देश बोला जाता है, सनातन जिसका ना तो कोई आदि है ना तो कोई अंत। ये बोला जाता है कि जो प्रकृति के या जो हमारी धरती के निर्माण के समय था और इसी के साथ साथियों विलीन होगा, उस सनातन परंपरा वाला, सनातन संस्कृति वाला देश कौन सा है? भारत। और आपको पता है कि भारत आविष्कारों की जननी कही जाती है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा साथियों, जब पूरी दुनिया ये मानती थी कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी चपटी है, तो आर्यभट्ट अपने यहाँ के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि पृथ्वी गोल है। न्यूटन का नाम सुनते होंगे, फादर ऑफ फिजिक्स हैं। अभी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को डिस्कस करना दोस्तों बाकी है, समझ पा रहे हैं आप लोग। हम डिस्कस करेंगे तो हम न्यूटन की चर्चा करेंगे। फिजिक्स में फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, इसका मतलब उसने भी अरस्तु की ही तरह फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम किया होगा। इस वजह से फिजिक्स के पप्पा कहे जाते हैं न्यूटन। न्यूटन ने, आपको पता है, दुनिया को यह समझाया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए
ये दोस्तों हमारा सेल फोन है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको इस प्रकार से हम उछाल दें तो ये कुछ ऊंचाई तक, जितना हम फोर्स लगाएंगे कुछ ऊंचाई ऊंचाई तक जाने के बाद ये नीचे ही गिरेगा। वैसे ऐसा मैं करने वाला हूं नहीं, ठीक है, नुकसान नहीं करूंगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा, ठीक है ना। हाँ, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये ऐसा करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि इस मार्कर की बात करते हैं, ठीक दिख रहा होगा आपको, ये भी दिख रहा होगा आपको हमारे हाथ में जो है, हालांकि ये ब्लैक है, हमारी साइड भी ब्लैक है, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, लेकिन ये तो दिख रहा होगा। इसको भी इस प्रकार से, इस ऑब्जेक्ट को हम उछाल के फेंकें तो ये भी नीचे आएगा। यानी कि न्यूटन ने मैथमेटिकल तरीके से लोगों को ये समझाया था कि ग्रेविटेशन क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, ब्रह्मगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्त वंश, जब आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे डिटेल में ना, तो वहां पर चर्चा कर सकते हैं आपके टीचर ब्रह्मगुप्ता की। एक बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट हुआ करते थे गुप्ता डायनेस्टी के दौरान, ब्रह्मगुप्ता। तो ब्रह्मगुप्ता ने लोगों को सबसे पहले ये बताया था। जी हाँ, न्यूटन तो लगभग 16 या 17 सेंचुरी के आसपास आए थे और उन्होंने ग्रेविटेशन को डिटेल में समझाया था, लेकिन उनके 1500 साल पहले की बात साथियों हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि मैं तो ठहरा साइंस का मास्टर, तो गुप्ता डायनेस्टी का एक्चुअल पीरियड मुझे एक्चुअली में याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, शायद ये बीसी में जाएगा, 300 बीसी के आसपास है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लगभग 2 से 2,500 साल पहले दोस्तों ये कह सकते हैं कि न्यूटन के पहले ही ब्रह्मगुप्ता, जो कि अपने यहाँ के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने लोगों को ये समझा दिया था कि हमारी धरती, हमारी पृथ्वी सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है। हाँ, मैथमेटिकल तरीके से नहीं समझा पाए थे, इस वजह से ग्रेविटेशन को समझाने का श्रेय ये किसको मिलता है? न्यूटन को मिलता है। लेकिन बताया सबसे पहले किसने था? ब्रह्मगुप्ता ने बताया था। और हाँ, ये भी जान लीजिए, जब दुनिया के सामने एक क्वेश्चन आया था कि भाई कौन किसके चक्कर लगा रहा है, कि सूरज हमारी पृथ्वी के चारों ओर नाच रहा है कि पृथ्वी हमारे सूरज के चारों ओर नाच रही है ना, तो वाराह मिहिर ने सबसे पहले ये समझाने का प्रयास किया था कि चंद्रमा, अरे चंदा मामा हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और ये हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी, ये सन के अराउंड यानी कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सोचिए ये कितनी महान बातें हैं, ये कितनी बेहतरीन चीजें हैं। उस समय की बात है दोस्तों। देखिए, नाम तो यहाँ पर कॉपरनिकस का आएगा, ठीक है, किसका नाम आएगा दोस्तों? नाम तो आपका कॉपरनिकस का आएगा, केपलर का नाम आएगा। ये सब ऐसे साइंटिस्ट हैं, ये पश्चिमी सभ्यता अपनी चीज़ों को डिटेल में बखान के बताने का काम करती है, यानी अपनी चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताती है। भारतीय परंपरा को, भारतीय संस्कृति को बहुत थोड़ा सा कहा जाता है कि उसको निम्न दर्जे का साबित करने का भरसक प्रयास करते रहे, हालांकि ऐसा कर नहीं पाए। तो हमारा जो योगदान है दोस्तों, उसको नकारते रहे हैं। तो कॉपरनिकस, केपलर, इन सभी साइंटिस्ट ने बहुत बाद में जाके ये प्रूव किया था कि हाँ, हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। बाकी मैं आपको बताऊं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं दोस्तों, उनमें लगभग 1000 वर्षों तक लोग ये मानते रहे कि पृथ्वी इस यूनिवर्स के सेंटर में है, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और पृथ्वी के ही चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारी आकाश में मौजूद हैं, इवन चाहे स्टार्स हों चाहे कोई प्लैनेट हो, यानी कि हमारा सूरज भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसी मान्यताएं यूरोप में हजारों सालों तक चलती रही हैं। मिथक जो कहा जाता है कि अपने यहाँ बहुत मिथ्या है, बहुत मिथक चीज़ों पर विश्वास करते हैं, अंधविश्वास है। अरे भाई, अंधविश्वास तो यूरोपियन कंट्रीज में इतनी ज़्यादा हैं। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर या सुपर हीरो मानता है, सर्वे सर्वा मानता है, दादा मानता है पूरी दुनिया का अपने आप को, वहाँ पर भी ऐसी ऐसी मिथक हैं साथी, ऐसे ऐसे दावे हैं जिसको आप सुनेंगे तो अपने कान पकड़ लेंगे। समझ पा रहे हैं कि भैया कुछ भी हो, अमेरिका तो नहीं जाना है। समझ पा रहे हैं? हालांकि आप जाइए, बेहतरीन कंट्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये चीजें हर कंट्रीज के साथ है, लेकिन भारत को बदनाम ज्यादा किया गया। समझ पा रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, कॉपरनिकस, केपलर के लगभग 1000 साल पहले वाराह मिहिर ने ये दुनिया को बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समझ पा रहे हैं?
जब हमारे वैज्ञानिकों के पास कोई बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, यानी कि बढ़िया मशीनें, जैसे कि आज टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारे पास कुछ बेहतरीन मशीन आ चुकी है साथियों, ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं थी। केवल वो आकाश को ऐसे ध्यान से देखकर और अपनी जहाँ पर वो रहते रहे होंगे वहीं पर कुछ मिट्टी में कैलकुलेशन करके, यानी कि अर्थ सरफेस पे ही कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींच के अपने कैलकुलेशन के माध्यम से चीज़ों को बता दिया करते थे। बहुत बड़ी बात है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए आर्यभट्ट का, ब्रह्मगुप्ता का, बराहमीर का, इन सभी वैज्ञानिकों का योगदान क्या रहा है, दुनिया को हमने क्या दिया है, हमारे वेदाज ने क्या दिया हुआ है, ये सभी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही नहीं भारत को आविष्कारों की जननी कहा जाता है, तो हमारा देश महान था, है और आगे भी इसको महान बनाने का काम, इसकी परंपरा को, इसकी संस्कृति को, ठीक है, आगे बढ़ाने का काम हम जैसे लोग लगातार करते रहेंगे। आपके साथ मिलकर ये यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। ठीक, तो हाँ, बात हो रही थी साथियों टाइफाइड की, मियादी बुखार की। देखो पहले क्या होता था, जब अपने यहाँ वैद्य लोग हुआ करते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपनी बहुत पहले से, जैसे जो अपने वेदाज हैं साथियों, वहाँ पर जो मेडिसिन हैं, ठीक है, चिकित्सा पद्धतियाँ हमारी बहुत बेहतरीन रही हैं, तो पहले वैद्य आया करते थे। तो जिनको ना ये अतड़ियों का बुखार होता था, अरे आंत्र ज्वर जिसको हम कह रहे हैं टाइफाइड, यानी कि मियादी बुखार ना, तो इसका इलाज जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे। तो पहले जिनको मियादी बुखार दोस्तों हो जाता था, उनको उपवास कराया जाता था। उपवास समझते हैं आप लोग, बिना कुछ खाना पीना खाए चुप्पे पड़े रहो, ये काम किया जाता था। और लगातार भूखा रखने से होता क्या था, 27वां 28वां दिन ऐसा होता था ना कि अब जो पेशेंट बेचारा है वो मर जाएगा। ठीक है, खटिया जो होती थी गांव देहात में, खाट आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो भाई आपने सुना होगा, अरे नहीं देखा नहीं सुना होगा तो आप गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको, अगर आप बिल्कुल शहर से संबंधित हैं, आपको नहीं जानकारी है तो। खटिया पर बिल्कुल चिपक जाते थे। आप सोचो ना भाई, 4 दिन नहीं खाना खाओगे क्या हालत हो जाएगी, सोच सकते हैं आप लोग। 27वां 28वां, और गांव में कहावत होती थी, भैया फलाने को चलो चल के देख आया जा, उनका 27वां लगा हुआ है, उनका 28वां लगा हुआ है। तो अब वैद्य साहब क्या करते थे जी, उस समय पर वैद्य साहब आते थे और कहते थे भाई साहब ना, अब जो आंत का बुखार है ये आपका चला गया है, बिल्कुल तो जल्दी लौटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते थे, जो परवल है, परवल का जूस पिलाया जाता था। परवल एक प्रकार की सब्जी होती है भाई, तो परवल का पहले जूस पिलाया जाता था। ठीक है, लगभग सुबह शाम, एक दिन 2 दिन ये परवल का जूस जब पचने लगता था, क्योंकि 27-28 दिन न खाने से दोस्तों होता क्या था कि तुरंत अगर कोई चीज़ें आप ज़्यादा खिला दोगे तो पचेगी नहीं, वो उल्टा कुछ शरीर में ऐसा काम कर सकती है जिसकी वजह से गड़बड़ी पैदा हो जाती। तो परवल का जूस दिया जाता था, उसके बाद फिर दाल का जूस दिया जाता था। दाल में जो रोटी का छिलका होता है, बिल्कुल जो आसानी से गल जाएगा, पेट में आराम से पच जाएगा, उसको दिया जाता था। फिर इतनी तेजी से भूख साथियों खुलने लगती थी कि धीरे धीरे वो पेशेंट 3-4 दिन के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था और ये मियादी बुखार से उसको राहत मिल जाती थी। ये तरीका था टाइफाइड को भगाने का, टाइफाइड को क्योर करने का। ये तरीका हमारे जो पुरानी परंपरा थी अपनी चिकित्सा पद्धति की, उसमें ये अपनाया जाता था और ये बहुत साइंटिफिक है, ध्यान रखने का। आज भी अगर टाइफाइड आपको हो रहा है साथियों, तो पहली बात तो ठंडी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना, गर्म चीज़ें ही आपको खानी है। कोशिश करना है कि आपको भोजन बहुत हल्का करना है। हफ्ते 10 दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको टाइफाइड से बहुत राहत मिलेगी। अब तो बहुत मेडिकल साइंस हमारा बहुत ज़्यादा साथियों आगे बढ़ चुका है, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ चुकी है, जिसके माध्यम से टाइफाइड की ऐसी कारगर दवाएं हैं जो आप हफ्ते 10 दिन में आराम से ठीक हो जाओगे। वैसे 28 दिन का कोर्स अभी तक आता रहा है मार्केट में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे हम कहाँ पे, जब हम समझेंगे मानव रोगों। तो मानव रोगों में इसी प्रकार से हम चीज़ों को आपको समझाने वाले हैं, यानी कि कुछ पुरानी परंपरा को ना वर्तमान की कुछ टेक्नोलॉजी को जोड़ के बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में, यानी कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए और लंबे समय तक आप लोगों को याद रहें, कुछ ऐसी बातों को लाकर आपके सामने हम रखते रहेंगे। होता क्या है ना, हमारा दिमाग जो है ना वो कहानियों को बहुत अच्छे तरीके से समझता है और ये बातें हमें लंबे समय तक दोस्तों याद रहती हैं। ठीक है ना। इसके बाद
जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो अगले चैप्टर साथी होंगे वो बॉटनी के आएंगे, बॉटनी, जिसमें हम समझेंगे पादपकारिकी को। पादपकारिकी को समझेंगे, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर सकते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि पादपकारिकी की बात करेंगे। यहाँ क्या क्या पढ़ना होगा, यहीं पर हम आपको समझाएंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है दोस्तों, इंग्लिश में जिसे क्या पढ़ा जाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारा क्या होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कवर हो जाने के बाद हम यहीं पर समझेंगे पादप हार्मोन, यानी कि पौधों से या पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। इंग्लिश में जिसे हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन, ठीक है ना। यहीं पर हम समझेंगे कि पौधों में यानी कि पादपों में श्वसन कैसे होता है, पौधों में श्वसन कैसे होता है दोस्तों, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हम यहीं पर समझेंगे दोस्तों पौधों में रोग कौन कौन से होते हैं, पौधों के रोग, जिसे हम क्या कह सकते हैं अंग्रेजी में, प्लांट डिजीज। आगे चल के हम लोग समझेंगे पौधों के लिए, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। तो ये सभी टॉपिक हम कहाँ कवर करने वाले हैं साथियों, पादपकारिकी में समझने वाले हैं। कहाँ पर, पादपकारिकी में समझने वाले हैं ये सभी टॉपिक, ठीक है। आइए, तो ये इतने टॉपिक जब हमारे कवर हो जाएंगे तो बायोलॉजी का 90% हमारा सिलेबस क्या हो चुका होगा, अच्छे से कवर हो चुका होगा, 90%। और अगर एक टॉपिक हम यहाँ पे और इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं भाई, विविध का नाम दे रहे हैं, विविध, मिसलेनियस, मिसलेनियस। जो कुछ छूटा होगा साथियों वो आपका कहाँ पर कवर हो जाएगा, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कवर हो जाएगा। चैप्टर क्या, टॉपिक ही यहाँ पर चलने वाला है। तो जो कुछ छूटा होगा, जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा, जैसे होता क्या है कभी कभी हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस चेंज होता है, ठीक है। और अगर हमारी इस यात्रा के दौरान हमारा सिलेबस दोस्तों कभी चेंज भी होता है तो वैसे टॉपिक हम यहाँ पर जरूर शामिल कर लेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग, वैसे टॉपिक हम जरूर यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे जिनको ऐड किया गया होगा अगर सिलेबस में हमारे कोई ना कोई परिवर्तन होता है तो। जबकि बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि हमारे सिलेबस में परिवर्तन हो, क्योंकि फिक्स पैटर्न होता है, उसी पर हमारी परीक्षाएं होती है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है हम उसके लिए भी तैयार रहने वाले हैं। आइए, तो
तो अब आपको एक बार मैं फिर ले चलता हूं वहां पर जहां पर हमने अभी तक बायोलॉजी में समझा है कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या क्या है। दोस्तों अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से, बहुत ईमानदारी से एक एक बातों को समझना होगा। ध्यान दीजिए, बायोलॉजी में अपना जो पहला टॉपिक है वो है जीव विज्ञान की शाखाओं का, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। अभी तक आप लोगों ने जियोलॉजी और बॉटनी के बारे में सुना, समझा, ये बायोलॉजी की मेन ब्रांच होती है। लेकिन जीव विज्ञान की शाखाओं में और भी बहुत सारी ऐसी बातों को हम पढ़ते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस को हम पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी हैं। जैसे कि एक चैप्टर आपका कोशिका विज्ञान का है, उसमें एक टर्म अभी आपको हमने कुछ देर पहले भी बताया था, ये साइटोलॉजी भी एक्चुअली में बायोलॉजी की ही ब्रांच होती है। मैंने कहा था कुछ देर पहले कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि बायोलॉजी की वो ब्रांच कौन सी है जिसमें हम कोशिकाओं को पढ़ते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आएगा साइटोलॉजी। उसी प्रकार से यहीं पर चर्चा करी जा सकती है कि शैवाल, शैवाल जानते हैं, जैसे आप लोग कभी टंकी वगैरह में नहाए हो, सबमर्सिबल जहाँ पर लगा होगा वहाँ पर टंकी बनती है कुछ पानी को रोकने के लिए, ठीक है ना। वहाँ पर अगर टंकी में गांव देहात में आपने स्नान किया होगा तो आपने देखा होगा टंकी की सतह पर, उसकी सरफेस पर काई लग जाती है, वो एक प्रकार के शैवाल होते हैं दोस्तों। अगर वहाँ नहीं देखा तो तालाब में देखा होगा, किसी नाले में आप लोग देख सकते हैं काई लग जाती है, ग्रीन कलर की लगभग होती है, मोस्टली ग्रीन कलर की ही होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, भूरी भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर आपको ओशंस में यानी कि समुद्र में दिखाई देंगे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि शैवालों का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है, वो ब्रांच कौन सी होती है, क्या बोलेंगे उसको? उसको साथियों हम बोलेंगे फाइकोलॉजी। कवक, कौन सा? कवक, इंग्लिश में जिसे फंजाई कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुकुरमुत्ता को ले सकते हैं, कुकुरमुत्ता, मशरूम को ले सकते हैं, ये सब आपके कवक होते हैं, ठीक है ना। इनकी स्टडी कहाँ करी जाती है? तो ब्रांच आपका आएगा माइकोलॉजी। पूछा जा सकता है सांप जो अपने होते हैं, स्नेक्स, इनकी स्टडी हम कहाँ करते हैं दोस्तों? तो आपका जवाब क्या आएगा? तब आपका जवाब आएगा ओफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी। यही सारे क्वेश्चन अपनी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पक्षियों का अध्ययन कहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन कहाँ पर करते हैं, चींटियों का अध्ययन कहाँ पर करते हैं। जितने भी प्रकार के, मतलब आप कह सकते हैं कि प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, उनकी एक अलग अलग ब्रांच बनती है। क्या सर जितने टाइप ऑफ प्लांट हैं, एनिमल हैं, सभी को पढ़ना होगा? हर एक से रिलेटेड बायोलॉजी की ब्रांचेज को याद करनी होगी? तब तो बहुत कठिन हो जाएगा। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और जैसे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आगे बन रही है, उन्हीं बातों की चर्चा आप लोगों से यहाँ पर होगी, ठीक है। कुछ कल्चर की यहाँ पर बात हो सकती है, जैसे कि पीसी कल्चर क्या है, एपी कल्चर क्या, आप सुनते जाइए। अभी अगर ये सारी बातें आप सुन रहे होंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों, बस आप मुझे ध्यान से सुनते जाइए। मैं आपको अपनी हर एक क्लास का लगभग 70 to 80% पार्ट इसी लाइव यात्रा के दौरान ही याद करा दूंगा, ठीक है। जी हाँ, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मुझे मेहनत चाहे जितनी करनी पड़ जाए, जितना एफर्ट लगाना पड़ जाए साथियों, मैं इससे घबराऊंगा नहीं। बस उद्देश्य ये होगा कि आपको बेहतर तरीके से साइंस समझ में आए और ज़्यादातर साइंस के पार्ट आपको यात्रा के दौरान यानी कि क्लास के दौरान ही याद हो जाए। और अगर ऐसा हो गया कि कोई टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया, याद भी हो गया, तो उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की टेंशन आपकी बहुत हद तक कम हो जाती है। एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं लगाना, तो अब आप अपने और सब्जेक्ट पर और अच्छे से फोकस कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो कहा है कि एक एक चीज बहुत मन लगा के, मन क्या, बिल्कुल दिल लगा के आप लोग सुनते चलिएगा, ठीक है ना। तो यही जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं साथियों, जो ब्रांचेज है ना, यहीं पर हम बहुत सारे कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मधुमक्खी पालन क्या है,
मधुमक्खी पालन को दोस्तों एपी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालते क्यों हैं? किसी को कटवाने के लिए, पड़ोसी के ऊपर छोड़ देने के लिए? जी नहीं, शहद यानी कि जो हमारी हनी होती है उसको इकट्ठा करने के लिए, व्यापारिक उद्देश्य के लिए बड़े पैमाने पर शहद को इकट्ठा कर पाएं, बेचकर कुछ मुनाफा कमा पाएं, इसके लिए हम मधुमक्खियों का, हनी बीज का पालन करते हैं। उसको क्या कहा जाता है? मैंने क्या बोला? एपी कल्चर कहा जाता है। तो हमारी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि एपी कल्चर क्या है या मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। उसी प्रकार से मांस का उत्पादन करने के लिए हम मछलियों को पालते हैं ना, मछली पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, रेशम का कीट होता है जिसको सिल्क वॉर्म कहते हैं। रेशम कीट को पाला जाता है, किसके लिए? रेशम उगाने के लिए। रेशमी साड़ियाँ, आप लोगों को पता है रेशम से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे बनारस की जो साड़ियाँ हैं, रेशमी साड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं दोस्तों। तो रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो वर्ड आता है सेरीकल्चर। क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केचुआ, जो अर्थवर्म, हमने कछुआ नहीं बोला है भाई, केचुए का पालन क्यों करते हैं? ताकि हम फर्टिलिटी को बढ़ा सकते, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम केचुए का पालन करते हैं दोस्तों, जिसको वर्मी कल्चर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अपनी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। यूपी पीसीएस की परीक्षा में तो अभी कुछ दिनों पहले तक 2020 तक ऐसा ट्रेंड रहा है साथियों कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता रहा है ना, जैसे मैच द कॉलम से क्वेश्चन पूछा गया है यानी कि एक तरफ क्या किया गया है, 3-4 ब्रांचेज रख दिए गए हैं साइंस के, यानी कि बायोलॉजी के ही, और उससे रिलेटेड बातों को जो है कॉलम नंबर बी में रख दिया गया है, और फिर कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करने की बात है। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। देखिए, जरूरी क्या है कि अपने सिलेबस को आप ध्यान से पहले तो ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरी चीज दोस्तों आपको करना क्या है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास हैं, कोई आपके पास बुक हो सकती है, क्वेश्चन पेपर आपके पास हो सकता है, उसको आप ध्यान से देखिए, आपको आइडिया लगेगा। देखिए, हमारा काम क्या, हम तो आपको सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ाने ही वाले हैं। अगर आप नहीं भी ये काम करते हैं तब भी मैं आपको कह रहा हूं कि मैं हूं इसके लिए भी, मैं ये भी आपके लिए काम आसान करके दूंगा। लेकिन याद यही रखना है कि भाई जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा, जो जितनी मेहनत करेगा दोस्तों, वो उतना ही आगे बढ़ेगा। ये एक रूल है। मेहनत करोगे भाई तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, खुद से भी प्रयास करते हैं दोस्तों, तो आप अपने आप को बहुत आगे पाएंगे, और भीड़ से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए एफर्ट तो आपको लगानी ही पड़ेगी। ठीक, देखिए जैसे घटना चक्र में आपको बताता हूँ, मार्केट में एक पब्लिकेशन की किताब आती है घटना चक्र। घटना चक्र में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सल्यूशन भी दिया जाता है। टॉपिक वाइज क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखते हैं, अलग अलग उनकी किताबें आती हैं, साइंस की अलग हो गई, पॉलिटी की अलग हो गई, हिस्ट्री की किताब अलग है, ज्योग्राफी की किताब अलग है। तो उसमें आपको अच्छा सा कलेक्शन मिल जाएगा हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे यूपी पीसीएस की बात करते हैं, बीपीएससी की बात करते हैं, समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जिसको आईएएस का एग्जाम कहा जाता है, उनमें कौन से क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। तो पिछले लगभग 20-30 सालों का क्वेश्चन टॉपिक वाइज वहां पर दिया गया है। तो आप ऐसी बुक्स जरूर ले सकते हैं, और ये आपको पूरी यात्रा के दौरान, आपके एग्जाम के दौरान, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जब आप देखेंगे तो वहां पर बायोलॉजी का जो पहला ही चैप्टर होगा ब्रांचेज में, आप पाएंगे कि हाँ, हमारे एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो हमने बताया कि बायोलॉजी की ढेर सारी ब्रांचेज को हमें रटना होगा। अब रटने का तरीका होता है, या तो आप ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल ऐसे रट लीजिए, या तो ए फॉर एप्पल है और एप्पल को इमेजिन कर ले, जहां चीज सेब है, और सेब कैसा होता है, सेब होता है जिस प्रकार का आप जानते हैं, और उसको हम एप्पल बोलते हैं, और उसका पहला वर्ड ए आता है। देखो,
हमारा जो दिमाग है ना वो इमेज को पहचानता है। आ से अनार हम लोग पढ़ते थे, हिंदी मीडियम के बच्चे आ से अनार पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं। तो वहाँ पर हमारी किताबों में जानते हैं बढ़िया सा अनार और जो सेब होता था ना वो छपा होता था, हम उसको देख के अच्छे से पहचान जानते थे, हाँ ये एप्पल है यानी कि सेब है, ये अनार है। एक्चुअली ये हमारा दिमाग साथियों इमेज पहचानता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात करता हूँ, आप कोई मूवी देखते हैं ना, तो मूवी में जो विजुअलाइजेशन होता है, आपका जो पिक्चराइजेशन होता है, जो चलचित्र चल रहा होता है, साथ ही साथ जो आवाज आ रही होती है, ऑडियो आ रही होती है, वैसी चीजें आपके दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको बचपन में मूवी देखने का शौक रहा होगा और कई सारी मूवी शुरू से लेके अंत तक ना पूरी कहानी आपको याद होगी। वो क्यों याद है? क्योंकि ऑडियो और विजुअल इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं दोस्तों, बहुत बेहतरीन इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये जरूरी है कि ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट बेहतर तरीके से काम कर सके, इसीलिए आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। जैसे अगर उसी मूवी में एक चीज हम हटा दें, केवल आपको आवाज सुनाए, पिक्चर्स आपको ना दिखाएं, या उल्टा करें इसका, पिक्चर्स केवल दिखाएं, आवाज आपको सुनने को ना मिले, तो क्या वो चीजें आपको समझ में आएंगी? नहीं। और लंबे समय तक उन चीजों को आप याद भी नहीं कर पाओगे। तो आप इन सारी बातों को अच्छे से याद कर सकें, लंबे समय तक याद कर सकें दोस्तों, इसके लिए हम बहुत सारी इमेज के माध्यम से आपको हर एक टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं, जहां पर जैसे जिन टॉपिक की आवश्यकता होगी। ठीक, आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चलेंगे कोशिका विज्ञान पे। कोशिका विज्ञान में हम पढ़ेंगे कोशिका को। क्या पढ़ेंगे साथियों? हम पढ़ेंगे कोशिका को। ध्यान दीजिए, जैसे कोशिका विज्ञान में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम डिटेल में समझने वाले हैं सेल को। सेल यानी कि कोशिका को समझने वाले हैं। चलिए कुछ चीजें आपको हम लिख लिख के यहाँ पर बताते हैं, ठीक है ना। कोशिका, अब आप कहेंगे सर कोशिका क्या होती है? कोशिका होती है जीवन की सबसे छोटी आधार। जैसे ईंट की बात कर सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें क्या लगी होती है? उसके नींव में ईंट ही तो लगी होती है। ईंटों के माध्यम से मिलकर क्या बनता है जी? समझना, ध्यान दीजिएगा। ईंटों के माध्यम से मिलकर कोई एक दीवार बनती है, ठीक है ना। वैसी कई सारी दीवार मिलकर एक कमरा बनाती हैं। वैसे कई सारे कमरे मिलकर साथियों क्या करते हैं? एक घर का, एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से कोशिका भी एक शरीर बनाती है। जैसे अपना एग्जाम्पल ले लो दोस्तों, कोशिका क्या बनाती हैं? पहले कोशिकाएं, कई सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं, यानी कि टिश्यू बनाते हैं। कई सारे ऊतक आगे चलकर शरीर का कोई खास अंग बनाते हैं, यानी कि कोई ऑर्गन बनाते हैं। कई सारे अंग आगे चलकर एक शरीर का निर्माण कर देते हैं। दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसे ही बनता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का शरीर दोस्तों ऐसे ही बनता है। कैसे? क्या यात्रा है भाई शरीर बनने की? क्या तरीका है कि पहले कोशिका, आप कहेंगे सर कोशिका कहाँ से आई होंगी, तो और डिटेल में समझोगे ना तो कोशिका परमाणुओं से आई है। परमाणु यानी कि एटम क्या है, हम केमिस्ट्री में आपको अच्छे से समझाएंगे। तो परमाणुओं से यानी कि एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल को अणु कहा जाता है। परमाणु बहुत छोटे होते हैं, इनसे मिलकर अणु बनते हैं, ठीक है। अणुओं से मिलकर आपकी कोशिकाएं बनी हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। तो कोशिकाएं क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाते हैं बॉडी में। ढेर सारे टिश्यू मिलकर शरीर का कोई ना कोई अंग बनाते हैं, कोई ऑर्गन बनाते हैं, और ढेर सारे ऑर्गन मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। ये है किसी भी जीवधारी के शरीर के बनने की प्रक्रिया। तो कोशिकाएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कोशिकाएं क्या है? ऑप्शन नंबर ए में आएगा केवल संरचनात्मक इकाई, यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी में आएगा केवल क्रियात्मक इकाई, यानी कि फंक्शनल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी में रहेगा बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी में रहेगा नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा आप समझ पाए होंगे।
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमारा सेल ही होता है। समझाएंगे और डिटेल में कि इन बातों का मतलब क्या है। इसी कोशिका विज्ञान में हम ध्यान से आगे ये समझते चलेंगे कि कोशिकाओं को सबसे पहले किसने खोजा। खोज की एक इंटरेस्टिंग कहानी है, चलिए बता देता हूं आप लोगों को। नाम है उस वैज्ञानिक का रॉबर्ट हुक। नाम क्या है दोस्तों? रॉबर्ट हुक, सॉरी, रॉबर्ट हुक उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने कोशिकाओं को खोजा था। एक्चुअली 1665 1665 की बात है दोस्तों। रॉबर्ट हुक को खांसी आ रही थी और अक्सर ऐसा होता था ना, आपने अगर मिट्टी तेल लिया हो, कैरोसिन ऑयल, अगर आप लोगों में से किसी ने परचेज किया होगा, परचेज किया जैसे जो क्या बोलते हैं भाई गांव में राशन, जहां पर राशन मिलता है दोस्तों, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मुझे तो अच्छे से याद है कि बड़ा सा बॉटल ले जाते तो पहले कैरोसिन मिलता था, लालटेन जला के हम लोग पढ़ते थे, ठीक है ना। अरे हम बहुत पुराने व्यक्ति नहीं है भाई, ठीक है ना। हाँ, तो समझिए लालटेन आपने जरूर देखा होगा। तो जहां पर जिस बर्तन में या जिस डिब्बे में हम लोग कैरोसिन तेल भर के लाते थे, अक्सर क्या होता था, डिब्बा जब पुराना हो जाता था या तो ढक्कन उसका फट जाता था या तो कहीं खो जाता था ना। तो ऐसा ही किसके साथ हुआ था भाई? ऐसा ही दोस्तों हुआ था रॉबर्ट हुक के साथ। 1665 में उनको खांसी आ रही थी, तो उन्होंने सिरप का कोई बोतल ले रखा होगा, पहले भी उनको ऐसी दिक्कतें हुई होंगी अगर, तो सिरप की बोतल का ढक्कन उनसे खो गया था दोस्तों। तो जब ढक्कन खो गया था तो उन्होंने क्या किया था, सिरप को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने सिरप के मुहाने पर कोई कॉर्क लगा दिया था, लकड़ी का गुटका लगा दिया था। क्या किया था? लकड़ी का गुटका लगा दिया था। और जब खांसी आने के दौरान वो सोचते हैं यार सिरप को दोबारा यूज किया जाए, तो उसी कॉर्क पे यानी कि लकड़ी के टुकड़े पे उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते की जैसी आकृति देखी। मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा उसकी जैसी। अच्छा, मधुमक्खी के छत्ते को अगर आपने देखा होगा ना, तो उसमें आपने ये पाया होगा छोटे 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 कमरे बने होते हैं। उसको देखकर उन्होंने सेल बोला। एक्चुअली सेल एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग ही होती है स्मॉल रूम। कुछ इस प्रकार से सेल की डिस्कवरी हुई थी दोस्तों। जी हाँ, रॉबर्ट हुक भाई साहब को खांसी आ रही थी, उनकी सिरप का जो बोतल है उसका ढक्कन खो गया था, बहुत दिनों के बाद वैसे पड़ा रहा होगा। जब जाके उसको उठाते हैं तो वहां पर मधुमक्खी के समान आकृति देखते हैं उसको सेल बोलते हैं। ये डिस्कवरी है, ये इतिहास है सेल के पीछे का, ठीक है। लेकिन जिस सेल को खोजा था वो डेड सेल थी। तो लिविंग सेल किसने खोजा हम क्लासेस के दौरान आपको बताएंगे, ठीक है। एंटोनी वॉन लीवनहॉक का नाम लिया जाएगा। फिर सेल थ्योरी क्या होती है, यानी कि सेल किस प्रकार से एक शरीर बनाते हैं, सेल कैसे एक दूसरे के साथ काम करती है, ये समझने वाले हैं कहाँ, कोशिका विज्ञान में। साथ ही साथ दोस्तों हम यहीं पर क्या समझेंगे, हम यहीं पर समझेंगे कोशिकाओं का प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल की बात करेंगे। पहला यहां पर होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, ध्यान दीजिएगा हिंदी में भी यही पढ़ा जाएगा दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल। और एक हमारा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। एक और क्लासिफिकेशन सेल का होता है दोस्तों, जिसमें हम क्या देख पाते हैं कि प्लांट सेल हमारी क्या होती है और एनिमल सेल क्या होती है दोस्तों, ये भी हम पढ़ेंगे। देखो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव